नमस्कार, मैं हूं विवेक पाठक और आप देख रहे हैं भारत अपडेट की खास पेशकश भारत भाग्य विधाता। रात के 9 बज चुके हैं, खबरें बहुत हैं, लेकिन हर खबर के पीछे एक बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज क्या हुआ, सवाल ये ही कि क्यों हुआ, किसके लिए हुआ और इसका असर कल के भारत पर क्या होगा। इसी सवाल के साथ आज हम खबरों की भीड़ से निकालेंगे वो 5 बड़े मुद्दे जो सीधे सरकार, सियासत, व्यवस्था और आम लोगों से जुड़े हैं। हम खबर बताएंगे, दावों की पड़ताल करेंगे, तस्वीर के पीछे की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश होगी हर उस मुद्दे के उस पहलू तक पहुंचने की जो अक्सर खबरों के शोर में छूट जाता है। क्योंकि भारत भाग्य विधाता में खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, खबर को समझा जाता है, उसके पीछे की राजनीति समझी जाती है, फैसलों का असर समझा जाता है और आज की घटनाओं में छिपे कल के संकेत तलाशे जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में होंगी 5 बड़ी खबरें, 5 बड़े सवाल और हर खबर का पूरा विश्लेषण। सबसे पहले बात पीएम केयर फंड की। सरकार ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। तो सवाल है, फंड में कितना पैसा है और इसका इस्तेमाल किस तरह हुआ है। इसके बाद बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की, जापान के डेलीगेशन के साथ मुलाकात में यूपी में निवेश और औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा हुई। तो सवाल क्या बनता है, क्या यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का नया हब बनाने की तैयारी और तेज हो चुकी है। फिर रुख करेंगे आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी का, जहां ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर इस पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। आखिर जांच एजेंसी की कार्रवाई के पीछे क्या है पूरा मामला। इसके बाद बात होगी झारखंड और बिहार में छात्र अभ्यर्थी आंदोलनों की। दोनों राज्यों में युवा सड़क पर हैं, लेकिन मुद्दे अलग अलग हैं। सियासत का रंग और भी अलग है। आखिर परीक्षा, भर्ती और नियुक्ति से जुड़े सवाल कब तक सड़कों पर रहेंगे। और आखिर में बात कोलकाता की उस दर्दनाक आग की जिसने 9 लोगों की जान ले ली है। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल है इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, लापरवाही कहां हुई और ऐसी घटनाओं पर लगाम आखिर कैसे लगेगी। तो आज के 5 मुद्दे, 5 बड़े सवाल और कोशिश एक ही खबर के शोर से आगे जाकर खबर की असली कहानी तक पहुंचना। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, इनमें आज का भारत भी है और आने वाले कल की तस्वीर भी। आप देख रहे हैं भारत अपडेट का खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। चलिए शुरू करते हैं आज के 5 बड़े मुद्दों का पूरा विश्लेषण। तो शुरुआत करते हैं पीएम केयर्स फंड की ताजा ऑडिट रिपोर्ट से, जिसने फंड में आने वाले दान को लेकर एक नई तस्वीर सामने रखी है। वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 2025 में घरेलू योगदान करीब 489 करोड़ रुपए रहा, यानी 1 साल पहले के मुकाबले इसमें लगभग 30% की कमी आई है। विदेश से मिलने वाला योगदान भी घटा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विदेशी योगदान करीब 93 लाख रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 18% कम है। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक दूसरी तस्वीर भी सामने दिखाई देती है। दान में कमी के बावजूद पीएम केयर्स फंड का कुल कॉर्पस बड़ा है। 31 मार्च 2025 तक फंड का क्लोजिंग बैलेंस करीब 8,452 करोड़ रुपए रहा, यानी एक तरफ नए चंदे में गिरावट आई, लेकिन दूसरी तरफ फंड में मौजूदा कुल संसाधन बढ़े हैं। अब इस फंड की पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है। पीएम केयर्स फंड की शुरुआत 2020 में कोरोना महामारी के दौरान आपात परिस्थितियों में सहायता के लिए की गई थी। इसमें स्वैच्छिक योगदान के जरिए रकम जुटाई जाती है और इसे सामान्य सरकारी बजट का हिस्सा नहीं बताया गया है। समय के साथ इसका इस्तेमाल सिर्फ कोरोना तक सीमित नहीं रहा। मेडिकल इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदा और दूसरे गंभीर संकटों में राहत और सहायता के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट की पहली तस्वीर साफ है, दान कम हुआ है, लेकिन फंड का कुल आकार बड़ा है। और यहीं से इस खबर का अगला सवाल भी निकलता है, आखिर किसी फंड की वित्तीय स्थिति को सिर्फ 1 साल में आए नए चंदे से समझना आखिर कितना सही होगा।
यही इस रिपोर्ट के आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझने की ज़रूरत है। किसी फंड में एक साल के दौरान कितना नया पैसा आया, ये उसकी पूरी वित्तीय स्थिति नहीं बताता। कुल कॉर्पस में पहले से मौजूद रकम, उस पर मिलने वाला ब्याज और इस दौरान हुआ खर्च, इन सभी का असर पड़ता है। इसलिए घरेलू और विदेशी योगदान में गिरावट के बावजूद कुल बैलेंस का बढ़ना अपने आप में विरोधाभासी नहीं दिखाई देता। अब सवाल है, इस फंड का इस्तेमाल किस तरह किया गया? कोरोना महामारी के सबसे मुश्किल दौर में पीएम केयर्स से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए रकम खर्च की गई थी। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्लांट लगाए गए थे। अस्पतालों और स्वास्थ्य संसाधनों को वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की भी लिए ये रकम खर्च हुई थी। 2021-22 में प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट पर करीब 1703 करोड़ रुपए और वेंटिलेटर पर करीब 835 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी फंड की उपयोगिता का सबसे बड़ा उदाहरण वही दौर रहा जब देश को अचानक बड़े पैमाने पर मेडिकल संसाधनों की जरूरत पड़ने लगी। इसके अलावा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए भी कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए सहायता का प्रावधान किया गया था। अब इस पूरी तस्वीर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं और वो है ऑडिट और निगरानी। पीएम केयर्स फंड का लेखा परीक्षण सीएजी यानी कैग के बजाय एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए किया जाता है। वही फंड की कानूनी स्थिति और आरटीआई के दायरे को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और इसी मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। सरकार का रुख रहा है कि पीएम केयर्स एक चैरिटेबल फंड है और इसे सीधे आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया है। यानी यहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फंड में कितना पैसा आया और कितना बचा, सवाल ये भी है कि पैसा कैसे जुटा, किस तरह रखा गया और कहां खर्च हुआ, उसकी निगरानी किस तरीके से हुई है। और यहीं से इस खबर का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आपातकालीन राहत के लिए बने इतने बड़े फंड में संसाधन, इस्तेमाल और पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे कायम रहे। तो अगर इस पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझें, पीएम केयर्स में नया दान कम हुआ है लेकिन फंड का कुल आकार बड़ा है। इसका मतलब यह है कि किसी फंड की वित्तीय क्षमता को सिर्फ एक साल में आए नए चंदे से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि कुल कॉर्पोरेट से पर पहले से मौजूदा रकम, ब्याज और खर्च सभी का असर पड़ता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पीएम केयर्स की स्थापना सामान्य सरकारी खर्च के लिए नहीं बल्कि अचानक आने वाली गंभीर परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। कोरोना के दौरान इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और ज़रूरी मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराने में हुआ है। आगे भी किसी बड़ी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदा या दूसरे गंभीर संकट में ऐसे संसाधनों की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी किसी राहत कोष को असली अहमियत उसी वक्त सामने आती है जब उसके खाते में जमा रकम से सामने मदद पहुंच सकती है, देश के नागरिकों के लिए मदद पहुंच सकती है। महत्वपूर्ण ये भी है कि संकट आने पर ये संसाधन कितनी तेजी से इस्तेमाल किए जा सकें, ज़रूरतमंदों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचें और पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी हो, क्योंकि जहां बड़ी मात्रा में जनता का योगदान होता है वहां लोगों की दिलचस्पी स्वाभाविक तौर पर इस बात में रहती है कि पैसा कैसे आया, कहां रखा गया और किस उद्देश्य से इस्तेमाल हुआ। फिलहाल ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट ने वित्तीय तस्वीर साफ और सामने रख दी है। दान के आंकड़े नीचे आए हैं, कुल कॉर्पस ऊपर गया है और फंड की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर कानूनी सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। इसलिए इस पूरी खबर का निष्कर्ष सिर्फ इतना नहीं है कि पीएम केयर्स में चंदा बढ़ा या घटा। असली कसौटी ये है कि अगली बड़ी आपदा या आपात स्थिति में मौजूद संसाधन कितने तेजी से और कितनी प्रभावी तरीके से काम आते हैं और उस पूरी प्रक्रिया में जनता का भरोसा और पारदर्शिता किस तरह कायम रहती है। यानी आंकड़े फंड की वित्तीय तस्वीर दिखाते हैं लेकिन उसकी असली परीक्षा हमेशा संकट की घड़ी में उसके इस्तेमाल से ही होगी। चलिए बात यूपी की, जहां निवेश बढ़ाने और जापान के साथ औद्योगिक रिश्तों को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के दौरान यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान के बड़े कारोबारी प्रतिनिधि मंडल के साथ अहम बैठक हुई है।
नई दिल्ली में हुए इस हाई लेवल सीईओ राउंड टेबल का मकसद जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में उपलब्ध निवेश के अवसरों से जोड़ना और कारोबारी बातचीत को ठोस परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ाना रहा है। इसी कड़ी में करीब 3,191 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और उनसे 10,000 से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं सामने आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पूरी पहल का सबसे बड़ा आकर्षण है येडा में प्रस्तावित 500 एकड़ की जापान सिटी। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और उनसे जुड़ी एंसिलरी इंडस्ट्रीज को एक ही जगह विकसित कर एक इंटीग्रेटेड औद्योगिक वातावरण तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधि मंडल के सामने उत्तर प्रदेश की मौजूदा कारोबारी क्षमता भी रखी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां, बड़े उद्योग और स्टार्टअप मौजूद हैं। इसके साथ ही आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बताई गई। यानी दिल्ली में हुई ये बैठक सिर्फ निवेश प्रस्ताव रखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जापानी कारोबार के लिए उत्तर प्रदेश को उत्पादन, सप्लाई चेन और निवेश के संभावित केंद्र के तौर पर पेश करने की कोशिश हुई है। और अब यहीं से इस पूरी पहल को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी निवेश की अहमियत सिर्फ उसी रकम से नहीं, बल्कि उससे बनने वाली आर्थिक गतिविधि और पूरी इंडस्ट्री चेन से तय होती है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। और यहीं से समझना जरूरी है कि जापान के साथ औद्योगिक साझेदारी उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह की संभावनाएं खोल सकती है। किसी बड़ी विदेशी कंपनी की मौजूदगी का असर सिर्फ उसके अपने कारखाने तक सीमित नहीं रहता, उसके साथ कच्चे माल की सप्लाई, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, रखरखाव, तकनीकी सेवाएं और कई छोटे बड़े कारोबार भी इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि जापान सिटी को सिर्फ 500 एकड़ जमीन के प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अगर यहां जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और एंसिलरी यूनिट्स विकसित होते हैं तो एक ही क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी कई गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। इसमें स्थानीय एमएसएमई और छोटे कारोबारियों के लिए भी बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन में शामिल होने के अवसर बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर चुका है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक देश के मोबाइल फोन उत्पादन का करीब 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का लगभग 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश में तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, फ्रंट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक नेटवर्क का विस्तार भी बड़े उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। ऐसे में जापानी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि उत्पादन और सप्लाई नेटवर्क के संभावित केंद्र के तौर पर भी उभर सकता है। खास बात यह है कि निवेश की बातचीत अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों तक पहुंच रही है। यानी साझेदारी का दायरा बदल रहा है। प्रस्तावित परियोजनाएं अगर तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ती हैं तो प्रत्यक्ष नौकरियों के साथ परिवहन, लॉजिस्टिक, सर्विस और दूसरे जुड़े कारोबारों में भी अवसर पैदा कर सकते हैं। यानी एक औद्योगिक परियोजना का असर सिर्फ उसके कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों का दायरा भी बढ़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण असर तकनीकी कौशल पर पड़ सकता है। जापानी कंपनियों के साथ काम करने वाले स्थानीय कर्मचारी और एमएसएमई इकाइयां आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानकों और नई तकनीक के संपर्क में आ सकती हैं। इससे प्रदेश के वर्कफोर्स की क्षमता को मजबूती मिलने की संभावना जगती है। तीसरा असर स्थानीय उद्योगों पर होगा। अगर उत्तर प्रदेश की छोटी और मध्यम इकाइयां जापानी कंपनियों की सप्लाई चेन से जुड़ती हैं तो उन्हें बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग बेस को विस्तार मिल सकता है। चौथा असर उत्तर प्रदेश की निवेश छवि पर भी पड़ सकता है। किसी बड़े विदेशी निवेश की सफलता दूसरे कारोबारी समूह के लिए भी भरोसे का आधार बनती है। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण अब आगे का है। निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना, समय पर निर्माण शुरू करना, पूंजी को जमीन पर उतारना और रोजगार के लक्ष्य हासिल करना ही इस पूरी पहल की असल कटौती साबित होगी। खासतौर पर 500 एकड़ की जापान सिटी कितनी तेजी से विकसित होगी, इस पर साफ नजर रहेगी। अगर ये योजना सफल होती है तो जापान के साथ उत्तर प्रदेश के रिश्ते सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका असर उत्पादन, रोजगार, स्थानीय उद्योग, तकनीकी क्षमता और वैश्विक सप्लाई चेन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी तक तय की जा सकती है। यानी दिल्ली की ये बैठक शुरुआत है। असली कहानी अब जमीन पर लिखी जाएगी, क्योंकि निवेश की घोषणा तभी बड़ी आर्थिक उपलब्धि बनती है जब प्रस्ताव कागजों से निकलकर फैक्ट्री, रोजगार और कारोबार में बदल जाए। फिलहाल भारत भाग्य विधाता में वक्त हो चला एक ब्रेक का। जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है। पेट दफा और रोग दफा, एक ही जगह। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 207
7 पर। 24 घंटे 7 दिन। अब बात आजम खान की, जिनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर जांच एजेंसी की कार्रवाई के चलते सुर्खियों में आ चुकी है। आज सुबह प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और यहां जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की तलाशी शुरू की। रिपोर्टों के मुताबिक ईडी की कार्रवाई सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है और एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी तथा आजम खान से जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। ईडी की जांच का फोकस कथित तौर पर इस बात पर है कि कुछ सरकारी ठेकों से जुड़ी रकम का इस्तेमाल किस तरह हुआ और क्या उसका कोई हिस्सा ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेन देन तक पहुंचा है। हालांकि ये सभी जांच के दायरे में आए आरोप और वित्तीय लेन देन से जुड़े सवाल हैं। अभी तलाशी चल रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से आजम खान से जुड़ा एक प्रमुख संस्थान रही है और इससे पहले भी कई विवाद भी सामने आते रहे हैं, लेकिन आज की कार्रवाई का तत्काल फोकस है दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और कथित मनी ट्रेल की जांच। अब असली सवाल यही है कि तलाशी के दौरान ईडी को क्या मिलता है और उसके आधार पर जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ ही मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, सियासत भी गर्मा चुकी है। और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू सामने आता है। ईडी की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि शिक्षा और विश्वविद्यालय बनाने वालों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है, जबकि उनके मुताबिक कई दूसरे मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कई घटनाओं और कथित अनियमितताओं को जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किए हैं। यानी तस्वीर के दो पहलू हैं, एक तरफ ईडी की जांच और वित्तीय लेन देन की पड़ताल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई के नजरिए से देख रहा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि राजनीतिक आरोप और जांच एजेंसी की कार्रवाई दोनों अलग अलग बातें हैं। ईडी की तलाशी अपने आप में किसी आरोप को साबित नहीं करती। आगे जांच में क्या सामने आता है, कौन से दस्तावेज मिलते हैं और एजेंसी उस आधार पर क्या कदम उठाती है, फिलहाल असली सवाल यही है। और इसी वजह से आज की कार्रवाई को लेकर आने वाले दिनों में कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर हलचल बढ़ने की संभावना है। और अब बात इस पूरे मामले के आगे के असर की। आज की तलाशी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी की जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर तलाशी के दौरान दस्तावेज या वित्तीय रिकॉर्ड मिलते हैं जिनसे जांच में सामने आए आरोपों और कथित मनी ट्रेल को लेकर नई जानकारी मिलती है, तो एजेंसी आगे पूछताछ या बयान दर्ज करने के कानून के मुताबिक दूसरी कार्रवाई दिशा में बढ़ सकती है। लेकिन अगर तलाशी में कोई ठोस आधार सामने नहीं आता तो उसका असर भी आगे की जांच पर पड़ेगा। इसलिए फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक असर जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज पर भी पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी एक शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए जांच के बीच छात्रों, शिक्षकों और नियमित गतिविधियों पर भी नजर रखी रही है। दूसरी तरफ आजम खान से जुड़े पहले से चल रहे कानूनी मामलों के बीच ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर उनके खिलाफ चल रही विभिन्न जांचों और मुकदमों को जांच के यानी कि चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वहीं अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने इसे सीधे सियासी बहस का मुद्दा बना दिया है। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे निर्णायक चीज
राजनीतिक बयान नहीं बल्कि जांच से निकलने वाले दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और उसके आधार पर होने वाली कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल तस्वीर इतनी है, 10 ठिकानों पर ईडी की तलाशी, जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच, विपक्ष के सवाल और अब निगाहें ईडी की अगली कार्रवाई पर। यानी आज की रेड को अंतिम नतीजा मानना जल्दबाजी होगी। असली कहानी अब तलाशी के बाद सामने आने वाले दस्तावेज और उस पर ईडी के अगले कदम से तय हो सकती है। चलिए अब आपको छात्र आंदोलन से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। बता दें कि झारखंड और बिहार से छात्रों और अभ्यर्थियों के आंदोलन की 2 तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन दोनों राज्यों की कहानी और मुद्दे अलग अलग हैं। झारखंड में जिस छात्र आंदोलन की चर्चा थी वो पहले ही अब खत्म हो चुका है। अब प्रदर्शन उन अभ्यर्थियों का है जो परीक्षा पास कर चुके हैं और अपनी नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यानी यहाँ लड़ाई परीक्षा कराने की नहीं बल्कि परीक्षा के बाद की प्रक्रिया को लेकर है। दूसरी तरफ बिहार में छात्र और युवा मुद्दों ने सीधे राजनीतिक रूप ले लिया है। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकाला गया, जिसमें भर्ती परीक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े सवाल उठाए गए। मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बिहार के इस पूरे घटनाक्रम में सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर AK-47 से फायरिंग का मामला भी अहम है। इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार से जवाब मांगा है। यानी एक तरफ झारखंड में सफल अभ्यर्थी नियुक्ति की राह देख रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में भर्ती और परीक्षा व्यवस्था के सवाल विपक्ष के राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दोनों राज्यों की तस्वीर अलग है, लेकिन दोनों जगह युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल सड़क पर आ चुके हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा सवाल समझना जरूरी है। झारखंड में अभ्यर्थियों की मांग केंद्र नियुक्ति प्रक्रिया से है। परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद अब उनकी अपेक्षा है कि आगे की प्रक्रिया समयबद्ध और स्पष्ट तरीके से पूरी हो। ऐसे मामलों में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट होना है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नियुक्ति में देरी सीधे उन युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती है जिन्होंने चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं बिहार में मामला सिर्फ अभ्यर्थियों की मांग तक सीमित नहीं है। यहाँ भर्ती परीक्षा और रोजगार के मुद्दे विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च ने इन सवालों को सड़क से लेकर सियासी मंच तक पहुंचा दिया है। इसके साथ सिवान की कथित AK-47 फायरिंग ने पूरे मामले में कानून व्यवस्था का सवाल भी जोड़ दिया है। इसलिए बिहार में सरकार के सामने चुनौती 2 स्तरों पर है। एक तरफ युवाओं और अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देना और दूसरी तरफ फायरिंग के आरोपों को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति को स्पष्ट करना। दोनों राज्यों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर ये बताती है कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं होती। अभ्यर्थी परीक्षा से लेकर परिणाम, चयन और नियुक्ति तक हर चरण में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। और जब इस प्रक्रिया में देरी, विवाद या सवाल पैदा होते हैं तो असंतोष सड़क पर दिखाई देने लगता है। कार्यक्रम में फिर से वक्त हो चला एक ब्रेक का। जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत,
दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको बता। तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है। पेट दबा और रोग दबा एक ही जगह। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। जनहित के नाम पर नजरिया सजाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट बताकर खबरों का पाठ पढ़ाया जाता है। तो कहीं आपकी बात को आज की बात से दबाया जाता है। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। भारत भाग्य विधाता में अब बात करेंगे देश में आग और फिर उसके बाद करेंगे बात पानी की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक होटल में लगी भीषण आग ने 9 जिंदगियां छीन ली। हादसा न्यू मार्केट थाना क्षेत्र की मिर्जा गालिब स्ट्रीट शिका इन होटल में हुआ है, जहां तड़के करीब 2 बजे अचानक आग भड़क उठी। जिस वक्त आग लगी होटल में ज़्यादातर लोग सो रहे थे। देखते ही देखते कमरों में धुआं बढ़ने लगा और होटल से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और बेहद मुश्किल हालात के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन इस हादसे में 2 महिलाएं और 1 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो इलाज के सिलसिले में कोलकाता आए हुए थे। हादसे के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। लेकिन इस हादसे ने सिर्फ 9 मौतों का दर्द नहीं दिया, बल्कि होटल और व्यावसायिक इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न्यू मार्केट पुलिस के मुताबिक आग लगने की सूचना करीब 2 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल और बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया था। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग और घने धुएं के बीच पुलिस और दमकल कर्मियों ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अभियान चलाया और होटल के अंदर फंसे लोगों को बमुश्किल सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान 9 लोग होटल के भीतर अचेत व्यवस्था में पड़े मिले। उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक होटल का मालिक फिलहाल फरार है। मामले में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस होटल मालिक की तलाश में उसके घर समेत कई संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। फिलहाल आग लगने की वजह, होटल की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन में हुई संभावित लापरवाही की जांच की जा रही है। हादसे के बाद पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। शुरुआती जांच के आधार पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई गई है। हालांकि अंतिम कारण फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगा। मंत्री के मुताबिक इमारत के अंदर की स्थिति बेहद खराब थी और एक ही बिल्डिंग में कई होटल संचालित किए जा रहे थे। यानी जिस इमारत में लोगों के ठहरने और रहने की व्यवस्था थी, वहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फायर सेफ्टी से लेकर बिल्डिंग के इस्तेमाल तक
कई स्तरों पर नियमों के पालन की जांच की जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इमारत में सुरक्षा मानकों की कमी थी, अगर एक ही बिल्डिंग में कई होटल चल रहे थे, तो इन खामियों की पहचान हादसे से पहले क्यों नहीं की गई? ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि कोलकाता की इस घटना से ठीक पहले बंगाल के वीरभूम जिले के तारापीठ में भी एक होटल आग की चपेट में आया था। उस हादसे में भी 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। शुरुआती तौर पर वहां भी आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई गई। यानी कुछ ही दिनों के भीतर बंगाल में होटल से जुड़े 2 बड़े अग्निकांड, दोनों घटनाओं में जाने गई और दोनों जगह आग की वजह और सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। सवाल यह है कि आखिर होटल जैसी जगहों पर फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही कब तक चलेगी, क्योंकि होटल में लोग अपने घर के बाहर सिस्टम पर भरोसा करके रुकते हैं। ऐसे में इमारत का फायर सेफ्टी सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, बिजली की वायरिंग और रेस्क्यू की व्यवस्था सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन व्यवस्थाओं की नियमित जांच होती है? क्या फायर सेफ्टी ऑडिट सिर्फ कागजों की औपचारिकता बनकर रह चुका है, या प्रशासन हादसे के बाद ही किसी इमारत की सुरक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहता है? और यह सवाल सिर्फ कोलकाता या बंगाल का नहीं है। इस साल देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े अग्निकांड हुए हैं और फायर सेफ्टी पर, व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में भीषण आग से 15 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद गिरफ्तारियां भी हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई भी दिखाई गई और अवैध निर्माण को लेकर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल यही रहा, अगर इमारत में नियमों की अनदेखी थी तो हादसे से पहले इसकी निगरानी क्यों नहीं हुई? इसके बाद ओडिशा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर सेंटर में भी आग लगी। इस हादसे में 10 मरीजों की मौत हुई। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर भी फायर सेफ्टी और सुरक्षित रेस्क्यू को लेकर सवाल उठे। फिर 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में भीषण आग लग गई। इस आग में 21 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोगों को बमुश्किल जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के बाद फायर सेफ्टी निरीक्षण को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ। यानी तस्वीर एक जगह लगभग एक जैसी है। आप अलग अलग जगह तक की तस्वीर देखें तो मामला एक ही जैसा दिखाई देता है। पहले हादसा, फिर मौतें, फिर जांच, फिर कार्रवाई और फिर कुछ समय बाद वही पुराना सिस्टम। लेकिन असली सवाल अब यहां पैदा होता है कि क्या हर बार लोगों की जान जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? क्या फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित नहीं हो सकता? क्या अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी हादसे से पहले नहीं पकड़ी जा सकती? और सबसे बड़ा सवाल, कार्रवाई हादसे के बाद ही क्यों? सुरक्षा हादसे से पहले क्यों नहीं? दमकल आग बुझा सकती है, जांच हादसे की वजह बता सकती है, दोषियों पर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन वो जो जिंदगी चली गई है उसे कोई सिस्टम वापस नहीं ला सकता। इसलिए जरूरत सिर्फ हादसे के बाद कार्रवाई की नहीं, बल्कि जरूरत है हादसे से पहले जवाबदेही तय करने की। क्योंकि फायर सेफ्टी कोई कागजी खाना पूर्ति नहीं, ये किसी की जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी सुरक्षा दीवार भी हो सकती है। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में बारिश का दौर और तेज होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। कानपुर और उन्नाव समेत कई इलाकों में घरों में पानी अंदर तक घुस चुका है, सड़कें जलमग्न हैं और कई जगह स्कूलों को बंद करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में मंदाकिनी नदी उफान पर है और प्रशासन ने SDRF को अलर्ट पर रखा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऋषिकेश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बमुश्किल सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं पौड़ी में लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है।
असम में बाढ़ ने सबसे गंभीर तस्वीर दिखाई है। हालांकि कई इलाकों में पानी घटने लगा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी प्रभावित दिखाई देते हैं और बाढ़ अपने पीछे भारी तबाही छोड़कर गई है। यानी इस वक्त देश के कई हिस्सों में बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बाढ़, जलभराव और लैंडस्लाइड का खतरा बन चुकी है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में घरों और दुकानों तक पानी पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। वहीं गंगा और यमुना के जलस्तर पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात हैं। लोगों को नदी किनारे और निचले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। लेकिन तस्वीरों में देखिए प्रयागराज में बारिश और जलभराव ने कैसे लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। आज हम बिजनौर की तहसील के गांव नानौर हस्तिनापुर मेरठ मार्ग पर पहुंचे हैं। लगातार बारिश होने से देखिए, इस समय हम प्रयागराज के मेजा तहसील के बगल में मेजा खास गांव है। ये हम आपको दिखा दें कि घर का मंजर आप देख सकते हैं, किस तरीके से घर पूरा पानी में डूबा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा ये घर डूबा हुआ है। आखिर आप अगर यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा पहले ही नाले की साफ सफाई की गई होती, पानी की निकासी की व्यवस्था की गई, तो आज ये स्थिति उत्पन्न न होती। जो यहाँ घर के लोग हैं, हम उनसे अभी बाहर के अंदर की स्थिति आप देखें कि क्या है। अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं ग्राम सभा की, वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है कि आप देख सकते हैं पूरा घर जलमग्न है। घर में बाकस देखिए मेज पर रखा हुआ है, सोफा सेट सब डूबा है। कमरों की स्थिति आप देख सकते हैं। अंदर आइए, यहाँ आप देख सकते हैं कमरों की स्थिति क्या है। एक एक घर में कोई ऐसा जिसमें पानी घुसा नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए ये कमरा डूबा हुआ है। ये आज जो रात बारिश हुई है ये इसमें डूबा हुआ है। हाँ सर, ये प्रतिवर्ष ऐसे ही होता है, क्योंकि नाला चौक है। यहाँ का प्रशासन उदासीन है, यहाँ के प्रधान उदासीन है। नाला में 3 ह्यूम पाइप डाले, पूरे गांव का पानी, पहाड़ का, इवन बसहरा तक का पानी इसी नाले से होके जाता है। परंतु घर एक दो लोगों का ही डाउन फ्लोर पे है, इस वजह से उनको नजरअंदाज किया जाता है। वो अपनी कैसे व्यवस्था करें, कैसे न करें। उनके छोटे बच्चे हैं, ये आप देखिए मंजर देखिए, सारी अलमारी लगी सब डूब चुकी है। थोड़ा सा दिखाइए, करेंगे पूरे कपड़े खराब हो रहे हैं। आप बक्सों की स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से बक्स देखिए पानी में तैर रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तैर रहा है। ये घर की स्थिति है, घर तालाब बन चुका है। उसका कारण है जो यहाँ के व्यवस्थापक है, जो जिम्मेदार है। पहले ही अगर नालियों की सफाई हुई होती, जो नाले भटे उसमें नई पाइप पड़ी होती, जल निकासी की व्यवस्था हुई होती, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अब देखिए इस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है। ये गृहस्वामी है, इनसे हम बात करेंगे। किस तरीके से बच्चे पोछा लगा रहे हैं घर की, इधर दिखाइए। देख रहे हैं कि पूरा परिवार रात भर सोया नहीं है। क्या कहेंगे आप शासन से? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि समय रहते जबकि पूरे गांव का पानी, गांव इवन बसारा दूसरे तीसरे चौथे गांव का पानी भी इसी नाले से जाता है, तो समुचित इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ये छोटी छोटी पुलिया से पानी नहीं बहेगा। पानी का इतना ओवरलोड है, इतना ज्यादा ओवरलोड है, जिसकी वजह से पूरे घरों। अब तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ा है। चांदपुर तहसील के जलीलपुर ब्लॉक के खादर इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। वहीं बहसुमा ठाकुर द्वारा स्टेट हाईवे पर पानी आने से आवाजाही भी प्रभावित हो चुकी है। कई जगह ग्रामीण जरूरी काम के लिए पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। जलीलपुर का खादर इलाका इस सीजन में तीसरी बार गंगा की बाढ़ की चपेट में आया है। पानी बढ़ने के साथ आसपास के कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है और इन हालात का जायजा लेने भारत अपडेट की टीम मौके पर पहुंचती है। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
लेकिन चलिए, अब ये साफ है कि जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ के बाद वो बेहद गंभीर है। गांव नानौर हस्तिनापुर मेरठ मार्ग पर पहुंचे हैं। लगातार बारिश होने से यहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई गांव बाढ़ प्रभावित भी हो चुके हैं। इसी को लेकर आज हम इन्हीं गांव का दौरा कर रहे हैं और दौरा करके जान रहे हैं कि बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुआ है किसान को। यहाँ किसान की फसल पर ज़्यादा असर पहुँचा है, क्योंकि पहाड़ों पर जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो इस क्षेत्र पे में ज़्यादा बाढ़ का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। और इसी को लेकर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि पीछे हमारी तरफ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इसी क्रम में हम गांव वालों से जानेंगे कि बाढ़ से उनके क्या क्या नुकसान हुआ है। इसी को लेकर हम गांव वालों से वार्ता करेंगे। बारिश का मौसम चल रहा है और तेज बारिश के साथ अब मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। जगह जगह जमा पानी मच्छरों को पनपने का मौका दे रहा है। वहीं दूषित पानी और असुरक्षित खाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। मौसम में बदलाव के बीच वायरल फीवर, सर्दी जुकाम और दूसरी मौसमी परेशानियां भी लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि बारिश से कैसे बचे, सवाल ये भी है कि इस मौसम में खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से कैसे बचाएं। किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां बीमारी का खतरा कम कर सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर और पेट से जुड़ी बीमारियों के बचाव की। साथ ही बताएंगे कि बारिश के मौसम में सेहत का ख्याल रखते हुए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले बात उन बीमारियों की जिनका खतरा बारिश के बाद जमा पानी और मच्छरों के कारण बढ़ सकता है। मलेरिया और चिकनगुनिया भी मच्छरों के से फैलने वाली बीमारियां हैं। मलेरिया में बुखार, सिर दर्द और ठंड या कपकपी जैसे लक्षण से हो सकते हैं, जिसमें चिकनगुनिया में अचानक बुखार आने के साथ तेज जोड़ों का दर्द प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन दोनों से बचाव का सबसे अहम तरीका है मच्छरों के काटने से बचना और उनके पनपने की जगहों को खत्म करना। घर में कूलर, गमले, बाल्टी और पानी के दूसरे बर्तनों की नियमित सफाई करें। बाहर पुराने टायर, डिब्बे, गड्ढे या ऐसी जगह जहां पर पानी जमा हो सकता है वहां ना होने दें जहां मच्छर पनप सकते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहने, ज़रूरत के मुताबिक मच्छर रोधी उपाय अपनाएं और घर के आसपास जमा पानी को नियमित रूप से हटाते रहें। वहीं मौसम में बदलाव के दौरान वायरल फीवर, सर्दी जुकाम और गले की परेशानी भी हो सकती है। गीले कपड़े ज़्यादा देर तक ना पहने, कपड़े बदल लें, शरीर को सूखा रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, आराम करें। अगर बुखार लगातार बना रहता है या हालात बिगड़ते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी ना करें। बारिश और बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा सावधानी पानी और खाने को लेकर बरतनी चाहिए। जो पानी देखने से साफ है, जरूरी नहीं कि वो पीने के लिए भी सुरक्षित हो। इसलिए पीने और खाने बनाने के लिए सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। पानी को ढककर रखें और बाढ़ या संदिग्ध स्रोत से पानी को इस्तेमाल करने से बचें। बारिश में पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, खासकर तब जब पानी और खाने की स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए। बाहर खुले में रखा खाना खाने से बचें। फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं। खाना खाने से पहले टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोने हैं और अगर किसी खाने की चीज़ का संपर्क बाढ़ के पानी से हुआ है तो उसे खाने से आपको बचना चाहिए। बाढ़ का पानी सिर्फ रास्ता रोकने वाली परेशानी नहीं है, इसमें गंदगी और संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। इसलिए बिना जरूरत बाढ़ के पानी में उतरने से बचें। बच्चों को इससे दूर रखें और अगर पैर या शरीर गंदे पानी के संपर्क में आ जाए तो उसे साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह साफ करें।
खुले गांव को खास तौर पर गंदे पानी के संपर्क से बचाएं। बच्चों को जमा पानी में ना खेलने दें, उन्हें नालों, नदी और बाढ़ वाले इलाकों से दूर रखें। बुजुर्गों के लिए भी फिसलन और दूषित पानी से बचाव जरूरी है और घर में नियमित रूप से इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाइयां उपलब्ध रखें। यानी बाढ़ के दौरान सिर्फ पानी से बचना ही जरूरी नहीं, बीमारी और संक्रमण से बचने की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। बारिश में बुखार आया तो हर बार घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लक्षणों को सामान्य समझकर छोड़ना भी ठीक नहीं माना जा सकता। लगातार तेज बुखार, बार बार उल्टी दस्त, बहुत ज़्यादा कमजोरी, तेज पेट दर्द, सांस लेने में परेशानी, असामान्य रक्तस्राव या हालात लगातार बिगड़ते रहना, ऐसे में डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना जरूरी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो गंभीर हो सकते हैं। तो मेडिकल सलाह लेने में देरी ना करें। बीमारी से बचाव के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत वाक्य विधाता में आज फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कि विवेक पाठक को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए भारत अपडेट के साथ। जय हिंद।